कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, कभी खामोशी से डर लगता है, कभी शोर से डर लगता है, कुछ लोगों को सन्नाटी सड़कों से डर लगता है और कुछ लोगों को इंसानों से भरे कमरे में डर लगता है। लेकिन क्या हो अगर आपको आपके घर में ही डर लगने लगे तो? कुछ ऐसे ही हुआ राहुल और उनके दोस्तों के साथ। सपनों के नगर मुंबई में उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने उन्हें सुकून से कभी सोने नहीं दिया। वेलकम टू इंडियाज क्रेजीएस्ट कन्फेशंस। आई एम जैन अनवर एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ एन अपार्टमेंट इन मुंबई एंड द सीक्रेट्स दैट हिड इन इट। कुछ शहर लोगों को पैसा देते हैं, कुछ शहर लोगों को नाम देते हैं, कुछ शहर लोगों को सिर्फ यादें देते हैं। मुंबई आपको ये सारी चीजें देता है। न जाने क्या बात है इस शहर के अंदर कि आप इस शहर से कितना भी दूर चले जाएं, लेकिन इसका एक हिस्सा आपके साथ हमेशा रहता है। कुछ लोगों को ये शहर नौकरी देता है, कुछ को जिंदगी देता है, करियर देता है, कुछ को मोहब्बत देता है। लेकिन राहुल को इस शहर ने एक कहानी दी, एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे आज भी याद कर कर वो सिहर उठता है। एक ऐसी कहानी जिसकी असलियत वो आज तक नहीं जान पाया। ये किसी पुरानी हवेली या जंगल की कहानी नहीं है। ये कहानी है नवी मुंबई के एक बिल्कुल साधारण अपार्टमेंट की, जहां 5 दोस्तों ने कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें महसूस करी जिनका एक्सप्लेनेशन उन्हें आज तक नहीं मिला। राहुल फिलहाल एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं, लेकिन ये कहानी उन दिनों की है जब वो और उनके कुछ दोस्त कॉलेज से निकलकर मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आए। इस कहानी में बताए गए हर वाकये को राहुल और उनके दोस्तों ने पूरी एक्यूरेसी के साथ शेयर करा है। इसकी कुछ डिटेल्स और प्राइवेसी जरूर चेंज कर दी गई हैं, लेकिन कहानियों का क्रम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा राहुल ने मुझे भेजा। राहुल की कहानी शुरू होती है कोलकाता से। कोलकाता से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनके बैच के कई स्टूडेंट्स की तरह उन्हें भी कैंपस प्लेसमेंट में मुंबई में नौकरी मिली। उनके साथ साथ उनके 4 और करीबी दोस्त भी मुंबई आ गए। ग्रुप में कुल 5 लोग थे। 4 लोग अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे और उनका एक दोस्त रिवेंदु मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन इन 5 की जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे कॉलेज के दिनों में चला करती थी। बस कॉलेज के असाइनमेंट्स की जगह अब ऑफिस के डेडलाइंस ने ले ली थी। दिन भर काम करते, लेकिन शाम को जब भी ये सारे एक साथ बैठते, सारी फिक्रों को अपनी बातों में भुला देते। अब मुंबई जैसे बड़े शहर में सबका अलग अलग घर लेना तो फिजिबल नहीं था, और फिर साथ में रहने की एक अपनी खुशी थी। तो सबने नवी मुंबई के संपदा में एक फ्लैट रेंट पर लिया। स्टेशन करीब में था, ऑफिस आने जाने की आसानी थी, आसपास सारी सुविधाएं थी और जिंदगी बड़े सुकून से चल रही थी। लेकिन तभी एक दिन उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया और वहां से तलाश शुरू हुई एक नए आशियाने की। उन्होंने कई फ्लैट्स देखे, किसी में रेंट ज्यादा तो किसी की लोकेशन सही नहीं थी। इसी बीच किसी ने उन्हें बताया कि उनकी सोसाइटी के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में काफी दिनों से एक फ्लैट खाली पड़ा है एंड दैट वाज अ परफेक्ट ऑप्शन। उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा और सामने ही एक घर मिल जाएगा। ये लोग घर देखने गए। फ्लैट पहली मंजिल पे था और पहली नजर में ही ये फ्लैट सबको अच्छा लगा। एक बड़ा सा लिविंग रूम, 2 बड़े बड़े कमरे, एक बैल्कनी और बैल्कनी में एक लोहे का झूला। अ परफेक्ट वीकेंड स्पॉट। और ये फ्लैट सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि पूरी तरह फर्निश्ड भी था। ड्राइंग रूम में सोफा रखा था, बड़ा सा टेलीविजन था, डाइनिंग टेबल्स, कर्टन्स, ड्रेसिंग टेबल, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर, हैंड ब्लेंडर्स तक थे। यानी जिंदगी के जितनी जरूरी एसेंशियल्स थे वो सब इस घर के अंदर था। लेकिन इस घर की एक प्रॉब्लम थी जो पहले दिन से इन लोग को अजीब लगी। पूरा घर मिट्टी से ढका हुआ था। साफ पता चल रहा था कि इस घर के अंदर महीनों से कोई नहीं आया है। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श के ऊपर इतनी मोटी मिट्टी थी कि टाइल्स का रंग भी देखना पॉसिबल नहीं था। तो सबने ब्रोकर से पूछा कि लैंडलॉर्ड घर साफ तो करा के देंगे ना? हाँ सर, बिल्कुल चकाचक करके देंगे। और अब ये लोग जानते थे कि इतना अच्छा घर इतने अच्छे एरिया में विद ऑल द एमेनिटीज, ये इनके बजट से डेफिनेटली बाहर होगा। डरते डरते राहुल ने फ्लैट का किराया पूछा। ब्रोकर कहता कि साहब 22,000 रुपये। कितना? 22,000 रुपये?
ये बात सुनकर ये लोग हैरान थे क्योंकि इसका रेंट एक्चुअली उनके पिछले वाले अपार्टमेंट से भी 1000 रुपए कम था। तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ब्रोकर से पूछते हैं कि इतने अच्छे घर का रेंट इतना कम क्यों है? अरे साहब, ओनर ने अपने रहने के लिए लिया था, उसके बाद वो यूएस शिफ्ट हो गए तो घर खाली पड़ा रहा। शुरू में तो बोलते रहे कि ये सिर्फ घर किसी फैमिली वाले को ही देना, लेकिन अब साहब फैमिली वाले इंसान के पास उनका खुद का सामान होता है, कोई फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट में क्यों आएगा? जब बहुत दिन ये घर खाली रहा तो उसके बाद बैचलर्स को देने को राजी हुए। आप लोग को पहला दिखाया, जमता है तो बोलो। एंड इट ऑल मेड सेंस। इन दोस्तों ने आपस में डिस्कशन करा एंड दे रियलाइज कि ऐसा मौका उनके हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुरंत उन लोगों ने वहीं पर ब्रोकरेज थी एक टोकन अमाउंट दिया और घर बुक कर लिया। राहुल ने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने एक बात बोला कि बेटा, जब भी नया घर शिफ्ट कर रहे हो एक बार घर में पूजा या हवन जरूर करा देना। लेकिन जिंदगी की मसरूफियत में और अपने किसी और आलस में इन लोगों ने यह करना सही नहीं समझा। एंड नाउ अपना सामान बांधकर, घर छोड़कर, बिना किसी से पूछे पाछे ये उस घर में चले गए, अनअवेयर कि उस घर में क्या इनका इंतजार कर रहा था। शुरुआत में वो घर इन सबको भा गया था। ऑफिस से लौटकर बालकनी में बैठना उनकी आदत बन गई थी। कभी चाय के साथ बातें होती तो कभी वीकेंड की प्लानिंग। जिंदगी बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसे नए शहर में नए लोगों की चलती है। लगभग 2 महीने इसी तरह बीते। फिर एक शाम इनकी एक दोस्त तनु अपना सूटकेस लेकर इनके घर आ पहुंची। असल में ये तनु इनके साथ कॉलेज में पढ़ाई करती थी, मुंबई में एक अलग अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन अब उसने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया था। उसके ऑफिस की अभी 1 महीने की नोटिस पीरियड बचा था और अकोमोडेशन का नोटिस खत्म हो चुका था। तो लिहाजा उसने रिक्वेस्ट करे कि अगर वो 1 महीने यहीं रह ले तो। एंड दे ऑल अग्रीड। ये लोग तनु का सामान घर के अंदर रख ही रहे थे कि तभी तनु अचानक कहती है कि गाइस, ये यहाँ पे किसने रखा है? और उसके बाद पूरा घर सन्न रह गया। घर के ड्राइंग रूम में दीवार के कोने पर एक पुरानी बच्चों की प्रैम रखी हुई थी, काफी इस्तेमाल करी हुई, लेकिन कुछ इस अंदाज में खड़ी थी जैसे अभी उसे कोई चला कर लाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन 5 में से किसी को भी ये प्रैम पहले देखी हुई याद ही नहीं थी। तनु के सवाल पर कुछ वक्त के लिए ड्राइंग रूम में अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने एक बार प्रैम को देखा और फिर अपने दोस्तों को देखा। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, लेकिन कोई उसे बोल नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि 2 महीने में 5 लोगों ने, किसी ने भी वो स्टोलर कभी घर में नहीं देखा था? और अगर वो घर में पहले से नहीं था तो अचानक कैसे आ गया था? फिर कुछ सेकंड बाद कोई बोलता है कि अरे छोड़ो यार, हो सकता है पहले से रखा हो, हमने देखा ना हो। बस फिर दूसरों ने भी इस बात में हाँ मिलाई और जिंदगी में आगे बढ़ गए। कम से कम उस वक्त सबने यही मान लिया था कि पहले इसको किसी ने नोटिस ही नहीं करा। खैर, तनु भी अब धीरे धीरे इस घर का हिस्सा बन गई थी। इन सब की जिंदगियां ऐसी थीं कि सवेरे सब लोग अपनी अपनी जॉब पर निकल जाते और कभी कभार शाम को एक साथ बैठा करते थे। कि सबकी जॉब्स अलग थीं, सबके शेड्यूल्स अलग थे, तो ऐसा कभी जरूरी नहीं होता था कि सब लोग एक साथ ही घर में हों। लिहाजा कई बार ऐसा होता था कि घर पे सिर्फ 1 या 2 लोग मौजूद हैं, सब लोग घर से बाहर रहते हैं, या कभी कभी घर पे कोई अकेला मौजूद है और कभी कभी घर पे कोई होता ही नहीं था। लेकिन एक दोपहर में इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हर इंसान कुछ सोचने पे मजबूर हो गया। उस दिन सारे लोग अपने ऑफिस गए हुए थे सिवाय तनु के, और शिवेंदु सुबह सुबह ही अपने मेडिकल कॉलेज निकल गया क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम था। फ्लैट में सिर्फ तनु थी। कुछ वक्त बाद तनु नहाने गई और उस घर की बनावट कुछ ऐसी थी कि राहुल के कमरे में एक अटैच बाथरूम था। बाथरूम के अंदर बाकायदा बाथटब था, तो लोग वहीं नहाना प्रेफर करते थे। राहुल के कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी भी थी। वो अलमारी इतनी भारी थी और इतने वक्त से वहां लगी हुई थी कि कभी उसको कोई हिला नहीं पाया। अलमारी का डिजाइन काफी पुराना था, गहरी ब्राउन पॉलिश, बड़े बड़े ड्रॉर्स, लेकिन तब भी कभी किसी ने उसके ऊपर इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। खैर, तन्वी उस दिन बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हुई थी। तभी उसे कमरे के बाहर से एक आवाज आती है, ऐसे जैसे अलमारी के ड्रॉर्स कोई खोल रहा हो और जोर से बंद कर रहा हो। एक बार वो आवाज सुन के इग्नोर कर देती है, लेकिन वही आवाज फिर से आती है। खिसती हुई अलमारी की ड्रॉर खुलती है और फट
एकदम से बंद। जब ये आवाज 2-3 बार आई तब तनु का ध्यान उधर गया। उसे लगा सुवेंदु प्रैक्टिकल से जल्दी लौट आया है और शायद अलमारी में कुछ ढूंढ रहा है। थोड़ी देर तक ये आवाज बार बार आती रही और तनु इग्नोर करती रही कि सुवेंदु ही तो है। लेकिन क्योंकि ये बाथरूम राहुल के कमरे के अंदर था और तनु कोई चांस लेना चाहती थी, तो थोड़ी देर बाद सुवेंदु को बोलती है कि सुवेंदु थोड़ी देर के लिए बाहर चला जा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और सुवेंदु चला गया। उसके जाने के बाद कमरे से आ रही सारी आवाजें एकदम बंद हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे जिसने भी ड्रॉर बंद किया हो उसने उसकी बात सुन ली हो। लेकिन बाथरूम के अंदर अचानक इतनी खामोशी हो गई थी कि तनु को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी थी। कुछ वक्त तक वो बाथरूम के अंदर ही खड़ी रही, शायद इस उम्मीद में कि बाहर जाकर दरवाजा बंद होने की आवाज आएगी। लेकिन कोई बंद होने की आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। उसने इस बात को इग्नोर करा, शायद सुवेंदु चुपचाप निकल गया हो। जब वो बाहर आती है उसकी नजर सीधा अलमारी की तरफ जाती है। वो देखती है कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है, एक ड्रॉर बाहर है और एक ड्रॉर अंदर। उसके अलावा पूरे कमरे में हर चीज एग्जैक्टली वैसी थी जैसी होनी चाहिए थी। ना बेड पर पड़ी चादर हिली थी, ना हवा का कोई झोंका था। लेकिन फिर भी उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कमरे में वो अकेली नहीं है, जैसे बस कुछ सेकंड पहले तक यहां कोई मौजूद था और अभी बाहर गया हो। शायद ये तनु के मन का एक अजीब सा एहसास था, बट शी फॉलोड इट। वो फौरन कमरे से बाहर गई सुवेंदु को देखने के लिए, तो देखती है कि कमरे के बाहर पूरा घर खाली है। वो 1-2 बार सुवेंदु को आवाज लगाती है, लेकिन सुवेंदु की कोई जवाब नहीं आता। शुवेंदु? घर की एक एक चीज अपनी जगह थी और सब कुछ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट था। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन तनु को लगा कि शायद सुवेंदु दबे पांव चला गया हो या बाथरूम के शोर में उसे उसकी आवाज ना आई हो। वो फौरन सुवेंदु को कॉल करती है, सुवेंदु तू अभी घर आया था क्या? सुवेंदु कहता है नहीं, मैं तो सुबह से कॉलेज में ही हूं, मैंने बोला था आज मेरे प्रैक्टिकल से। तू मजाक कर रहा है ना? तो अभी थोड़ी देर पहले घर आया था, उसके बाद गया था ना? सुवेंदु कहता है नहीं तनु, मैं सवेरे से कॉलेज में हूं। और ये सुनने के बाद तनु के पैरों के तले जमीन खिसक गई। एक अजीब सा डर उसके सीने में आया और बिना कुछ सोचे समझे अपना जरूरी सामान उसने उठाया और तुरंत घर से बाहर निकल गई। एक वक्त के लिए भी उसने पलट के घर को पीछे से देखा ही नहीं। न जाने क्या था उसके दिमाग में, बट शी फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग इन दैट हाउस। उस घर में उस दिन उसके अलावा कोई और था। पर तनु न्यू दैट शी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फीलिंग टू एनीबडी। बाहर निकलने के बाद वो राहुल को फोन करती है। वो कहते हैं राहुल सुन, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, ऑफिस के बाद जब तुम लोग फ्री हो जाना तो इनऑर्बिट मॉल आ जाना, हम लोग सब साथ में ही घर चलेंगे। राहुल बोलता है कि अरे पर हुआ क्या? बस तुम लोग आ जाओ, मैं तभी बताऊंगी, इट्स नथिंग सीरियस। खैर उस शाम जब राहुल और उसके बाकी के सारे दोस्त इनऑर्बिट मॉल पहुंचे, तनु का चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि वो मजाक नहीं कर रही थी। तनु ने अपनी पूरी बात बताई। उसके बाद लोगों ने लॉजिक्स की दलीलें देना शुरू कर दी। अरे यार, शावर से कभी कभी ऐसी आवाज़ें आती हैं, हो सकता है ऊपर वाले घर से आ रही हों, कभी कभी पाइपलाइन से ऐसी आवाज़ें आती हैं। तनु तू बहुत ज़्यादा सोच रही है यार, हॉरर फिल्म देखना बंद कर, वगैरह वगैरह वगैरह। राहुल बताता है कि उस रात उस फ्रेंड सर्कल का मजाक ही यही बन गया। घर लौटते वक्त भी गाड़ी पर इसी बात मजाक चल रहा था। बट एंड में इरिटेट होकर तनु कह देती है गाइस, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस करा, वो कोई जोक नहीं था। तुम लोग को इसे एज अ मजाक लेना है तो लो, बट आई फर्मली बिलीव इन व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई हर्ड। थोड़ी देर के लिए गाड़ी का माहौल बदल गया, लेकिन कहीं ना कहीं तनु की इस कहानी को राहुल सीरियसली ले रहा था, क्योंकि राहुल ने भी इस घर में कुछ अजीब महसूस किया था। दरअसल ये सारे लोग घर में रहते थे तो अक्सर खाना खुद ही घर में बनाया करते थे। इनके घर का किचन बड़ा छोटा सा था, लेकिन किचन से आगे भी एक सर्विस बैल्कनी थी जो एक दूसरे कमरे से तरफ कनेक्टेड थी। कई बार राहुल को ऐसा लगा कि जब वो वहाँ खाना बना रहे हों या जब वहाँ कुछ और काम कर रहे हों तो बालकनी के उस तरफ से कोई उसे देख रहा था। एक अजीब सी फीलिंग थी, a strange sensation that you get when you realize that somebody is watching you.
राहुल कहता है कि मैंने कभी हिम्मत करके बैल्कनी की उस तरफ देखा नहीं, बट ऐसा लगता था कि वहां कोई तो चुपचाप खड़ा हुआ है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन राहुल जानता था कि अगर तनु के इस हादसे के बाद वो ये बात सबको बताएगा तो पहली चीज तो राहुल का भी मजाक बनेगा और दूसरी बात तनु की इन फीलिंग्स को और सपोर्ट मिल जाएगा। लिहाजा राहुल ये बात, ये फीलिंग कभी किसी से शेयर नहीं करता। लेकिन राहुल को असली हैरत तब हुई जब कुछ दिनों बाद उसकी एक और फ्लैटमेट फरहान से बात हुई। कई दिन बीत चुके थे और जिंदगी वापस नॉर्मल आ चुकी थी। तनु वाले इंसिडेंट को भी लोग भुला चुके थे, बस तनु ही नहीं भुला पाई थी। एक बार दोबारा उस बारे में बात छिड़ी तो फरहान कहता है कि यार कुछ तो अजीब होता है इस घर में। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खाना बना रहा हूं तो सामने वाली बैल्कनी से कोई मुझे देख रहा था। मैंने पलटकर देखा भी तो मुझे कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई तो वहां खड़ा है जो मुझे बार बार देखे जा रहा है, मुझे बार बार घूरता जा रहा है। और ये सुनने के बाद राहुल का शक अब यकीन में बदल चुका था। राहुल ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, एंड नाउ हाउ वाज इट पॉसिबल दैट फरहान भी एग्जैक्टली वही चीज महसूस कर रहा था जो कुछ वक्त पहले राहुल ने करी थी। तनु का इंसिडेंट, राहुल का इंसिडेंट, फरहान का इंसिडेंट, ये तीनों इंसिडेंट्स इत्तेफाक थे। राहुल जानता था कि धीरे धीरे इस घर की चीजें बदलती जा रही हैं, लेकिन एक बार राहुल ने खुद कुछ और अजीब महसूस करा। एक रोज राहुल अपने बाथरूम में नहा रहा था। बाथटब के ऊपर शावर लगा था एंड ही वाज जस्ट एंजॉयिंग हिज शावर। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, एंड इट वाज नॉट जस्ट अ फीलिंग। उसने लिटरली बाथटब की जमीन को हल्का सा धंसते हुए महसूस करा। रिफ्लेक्स एक्शन में तुरंत पीछे मुड़ा तो देखा कि पीछे कोई नहीं है। उसकी नजर नीचे की तरफ गई तो उसको रियलाइज हुआ कि जैसे फाइबर ग्लास हल्का सा दबा हुआ हो, ठीक वैसे जैसे किसी के खड़े होने पर दबता है। कुछ वक्त के लिए राहुल वहीं सन्न खड़ा रहा। तभी उसने ऑब्जर्व करा कि उस जगह के आसपास पानी की छींटें कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे पानी की सतह अभी अभी किसी के हिलने से हल्की सी कांपी हो और अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। कुछ वक्त तक वो बिना हिले उसी जगह खड़ा रहा। फिर उसने अपने पैर को बाथटब की अलग अलग जगह रख कर देखा। फाइबर को दोबारा दबा कर देखना चाहा, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बाथटब कहीं से नहीं दब रहा था। एक वक्त को उसके दिल में शक आया। वो बाथटब से बाहर निकला, दरवाजा खोलता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। इनफैक्ट वो जानता था कि घर में वो अकेला ही है। थोड़ी देर बाद राहुल मुस्कुराया। उसको रियलाइज हुआ कि ये सारी बातें अब उसके दिमाग में एक खेल बन चुकी हैं। हो सकता है बाथटब अपने आप दब गया हो, पानी का प्रेशर हो, कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर ये बात उसने उस दिन खत्म कर दी। लेकिन यही हादसा उसके साथ एक बार दोबारा हुआ। कुछ दिनों बाद दोबारा नहाते वक्त उसे बिल्कुल वही महसूस हुआ। इस बार जैसे ही उसके पीछे बाथटब हल्का सा दबा, उसका पूरा शरीर एकदम से कांप उठा। इस बार उसके पलटने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसके पीछे गिरता हुआ पानी एक पल के लिए कुछ अलग तरीके से छिटका। और तब राहुल को एहसास हुआ कि उस दिन जो उसके साथ बाथटब में हुआ था वो एक इत्तेफाक नहीं था। दिस वॉज बिकमिंग अ पैटर्न। और जैसे जैसे ये बात दोस्तों को पता चल रही थी, सबका मन हल्का हल्का बदल रहा था। नाउ पीपल हैड स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट मे बी देयर वाज समथिंग स्ट्रेंज हैपनिंग इन दिस हाउस। लेकिन फिर एक सैटरडे को ये सारी चीजें दोबारा बदल गई। एक सैटरडे इवनिंग जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बियर पी रहे थे, तब एक मामूली सी आवाज ने पहली बार उन सब की बातचीत एक साथ रोक दी। एक दोस्त की नजर ड्राइंग रूम से बेडरूम जाने वाले पैसेज पे पड़ी और कुछ वक्त तक वो उसे ही घूरता रहा। बाकी के लोगों ने सोचा कि शायद किसी चीज ने इसका ध्यान भटका दिया है। तभी वो कहता है कि श्श्श, तुम लोगों ने भी वो आवाज सुनी? सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। किसी को कुछ नहीं समझ में आया। तभी राहुल ने पूछा, क्या सुना? उसने बिना अपनी नजर हटाए बोला, ऐसा लगा कि अभी कोई भागता हुआ यहां से वहां तक गया। बस इतना कहकर वो चुप हो गया।
ड्राइंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। सबकी नज़र एक साथ कमरे के उस कोने पर थी। तभी बेडरूम के दरवाजे के पास लटका हुआ पर्दा हल्का सा हिला। ये कोई तेज झोंका नहीं था, बस बिल्कुल इतना हल्का सा मानो उसके पास से अभी कोई गुजरा हो। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, राहुल को अपने चेहरे पर हवा की एक हल्की सी लहर महसूस हुई। और तभी सामने बैठा हुआ एक और दोस्त बोला, गाइस, क्या तुम लोग को भी ऐसा लगा कि अभी यहां से कोई एकदम से गया है? और इस बार एवरीबडी वाज श्योर, सबने उस अजीब सी चीज को महसूस करा था। अब ये बात कोई मजाक नहीं थी। उस रात इसके बाद कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन एक सन्नाटा सा छा गया था। तभी एक दोस्त बोलता है कि क्या हुआ गाइस, एक ही बियर में तुम लोग को चढ़ गई है क्या? हंसी मजाक हुई, बातें बदलने लगी, हर चीज उस रात नॉर्मल हो गई। पर अब हर कोई जानता था that something strange was lurking in this house। और इसके बाद से घर में चीजें अजीब हो गई थी। हर आदमी जानता था कि घर में कुछ अजीब हो रहा है, तो हर कोई घर में अकेला रहना अवॉइड करता था। एक साथ घर आते, अगर कहीं जाना था तो एक साथ जाते, लेकिन कभी कोई किसी से एडमिट नहीं करता था कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन राहुल बैठ के घर में टीवी देख रहा था। इत्तेफाक से न जाने कैसे वो घर में अकेला रह गया था। टीवी देखते देखते उसे टेबल पर कुछ हिलने की आवाज आई। एट फर्स्ट राहुल ने इग्नोर कर दिया। कई बार जब टीवी लाउड चलता है तो टेबल्स हिल जाती हैं, कांप जाती हैं, बट ये आवाज थोड़ी सी रैकरिंग हो रही थी। राहुल ने टीवी म्यूट करा और सेंटर टेबल पे फोकस करा, तो वो देखता है कि सेंटर टेबल पे रखा हुआ रिमोट नाच रहा है। हल्का सा कांप नहीं रहा, बल्कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक एक पंखे की तरह। ये चीज देखकर राहुल हैरान था। उस वक्त उसके सामने टेबल पर एक भारी सा ऑब्जेक्ट एकदम पंखे की तरह गोल गोल घूम रहा था। राहुल धीरे धीरे उठता है और सेंटर टेबल के पास आता है। थोड़ी देर बाद वो सेंटर टेबल पर हल्के से अपना हाथ रखता है और अचानक रिमोट घूमना बंद। There was a strange silence in this house। राहुल कुछ वक्त तक उस टेबल पर अपना हाथ रखा खड़ा रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे से एकदम से कोई भागता हुआ निकला। एंड दैट वाज अ फीलिंग राहुल कुड नो लॉन्गर इग्नोर। राहुल तुरंत अपने कमरे के अंदर जाता है, अपनी चादर को तानता है और बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। उस रात वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब उसे नींद आ जाती उसे पता भी नहीं चलता। सुबह उठ के वो सुवेंदु को ये बात बताता है और सुवेंदु कहता है, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? दिन भर बस यही बातें करते रहते हो। वो रिमोट उठाता है, कहता है, ये देखो रिमोट के अंदर के रबर्स खराब हो चुके हैं, अब ऐसे में रिमोट घूमेगा नहीं तो क्या होगा? एक बार फिर एक लॉजिक देकर ये लोग बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, दूसरी चीज इत्तेफाक हो सकती है। बार बार अजीब अजीब चीजें होना ये इत्तेफाक या लॉजिक के दायरे में नहीं आता था। लेकिन सुवेंदु ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। और अब राहुल को लगने लगा था कि शायद उसके दिमाग के साथ एक अजीब सा खेल हो रहा है। वो बार बार चीजों को इमेजिन कर रहा है। लेकिन ये सारी इमेजिनेशन, सारे भ्रम टूटे जब एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था और अचानक रात में उसकी आंख खुली, शायद गर्मी लगने से। तभी राहुल ऑब्जर्व करता है कि कमरे के अंदर एक अजीब सी आवाज आ रही है, लकड़ी की आवाज, टक टक टक। कुछ लकड़ी घिसने की आवाज और उसके बाद फिर से वही आवाज, टक। राहुल की नजर कमरे की तरफ अलमारी में गई और उसे रियलाइज हुआ कि यह आवाज अलमारी से ही आ रही थी, किसी फर्नीचर के घिसने की आवाज, जैसे कि कोई ड्रॉर घसीटता हुआ बाहर निकाल रहा था और जोर से बंद कर रहा था। पहले हल्के से घिसने की आवाज और फिर दोबारा वही टक ठक ठक। राहुल कुछ वक्त तक बैठ के उस अलमारी को घूरता रहा, ऑलमोस्ट एज इफ ही वाज ट्राइंग टू डिकोड की आवाज कैसी आ रही है। और वो आवाज एक पैटर्न बन चुकी थी, ठक। 2-3 सेकंड्स की खामोशी और दोबारा वही आवाज।
ऐसा लग रहा था कि अंदर के ड्रॉर खुद ब खुद बाहर आ रही हैं और बंद हो रही हैं। और राहुल के दिमाग में पहली चीज़ तनु आई। वही अलमारी, वही कमरा, वही जगह और वही आवाज़। राहुल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अलमारी खोलकर एक बार देखे कि अंदर क्या चल रहा है। बस वो एक टक अलमारी को देखे जा रहा था और कांप रहा था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलता है। ये देखने के बाद राहुल कांप जाता है, चिल्लाते हुए बाहर जाता है और तब सुवेंदु बाहर बैठ के टीवी देख रहा था। सुवेंदु कहता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन राहुल। राहुल सारी बातों से बताता है, लेकिन सुवेंदु इस समय एकदम अलग रिएक्ट करता है। राहुल के कांपते हुए जिस्म को देखते हुए उसको एहसास होता है कि राहुल झूठ नहीं बोल रहा। सुवेंदु उसे कहता है कि राहुल चल, मैं तेरे साथ तेरे रूम में सोता हूँ, देखते हैं साला क्या है जो तुझे परेशान कर रहा है। एंड सुवेंदु वाज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ देम ऑल। मेडिकल स्टूडेंट था, हर चीज़ को साइंस से और लॉजिक से एक्सप्लेन करता था। राहुल थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हुआ उस वक्त डरते हुए, लेकिन उस रात राहुल और सुवेंदु उनके कमरे में साथ सोए। सुवेंदु इधर उधर की बातें करता रहा, हंसी मजाक करता रहा, ताकि राहुल का मूड थोड़ा लाइट हो जाए। बातों बातों में न जाने कब दोनों लोग सो गए। थोड़ी देर बाद राहुल की आंख खुली। देखता है कि सुवेंदु उसे बुला रहा था। राहुल, राहुल, तू आवाज सुन रहा है? राहुल ने बिना कुछ कहे अपनी सांस रोक ली। उसने जब कंसंट्रेट करा तो उसे भी वही आवाज आई। इस बार एक बार नहीं, 2 बार। वही बीच में हल्के से घिसने की आवाज और दोबारा। दोनों चुपचाप उस अलमारी की तरफ देखते रहे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि दोनों को अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक खामोशी। दोनों को लगा कि शायद आवाज़ें बंद हो गई। तभी अचानक से इन्हें कमरे के बाहर किसी की दौड़ने की आवाज़ आई। और ये सुनने के बाद दोनों कांप उठे। राहुल और सुवेंदु दोनों ने आज वो चीज़ें महसूस करी थी जो कुछ महीने पहले तनु चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। और अब इनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बचा था। वो रात सुवेंदु और राहुल दोनों ने चक्कर गुजारी। सवेरे उठ के राहुल और सुवेंदु ने बात सबको बताई तो घर के अंदर अब सन्नाटा था। अब हर कोई ये बात मान रहा था कि घर में कुछ चीज़ें अजीब हैं, बिकॉज ऑफ सुवेंदु। सुवेंदु इतना प्रैक्टिकल इंसान था, वो सबसे ज़्यादा लॉजिक्स देता था और अब उसी के साथ ये सारी चीज़ें हुई। बहरहाल अब तनु घर से जा चुकी थी, ये सारे लड़के घर के अंदर अकेले थे और धीरे धीरे ये हादसे होना कम हो गए। फिर एक दिन एक अजीब हादसा हुआ। राहुल और सुवेंदु कमरे में सो रहे थे और अब इन्हें एक प्लास्टिक की बोतल की आवाज़ आई, जैसे कोई दूर से एक प्लास्टिक की बोतल फेंक रहा हो और फिर उसे ज़मीन पर इधर उधर रगड़ रहा हो। ये लोग उठते हैं बिकॉज दिस टाइम द साउंड फेल्ट मोर ह्यूमन, जैसे कोई जान के इनको सताने के लिए, इनको छेड़ने के लिए कर रहा हो। एंड दे थॉट कि शायद कोई मजाक कर रहा है। ये घर में देखते हैं, बिस्तर के नीचे देखते हैं, बाथरूम में देखते हैं कि प्लास्टिक की बोतल के घिसने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। बट दे कुड नॉट फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन। कई घंटे ये लोग उस बोतल की आवाज़ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको बोतल मिलती नहीं। एंड नाउ राहुल थॉट दैट इट वाज इनफ। राहुल सारी बात पहली बार अपने घर वालों को बताता है और उसके पापा उसे समझाते हैं कि राहुल तो किस तरह की चीज़ों में पड़ गया है। ये सारी नॉर्मल चीज़ें यार, ऊपर से आवाज़ आ रही होगी, इधर उधर से आवाज़ आ रही होगी। बट राहुल की मम्मी वो समझ जाती है कि समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल। वो राहुल से कहती है कि राहुल, तुम लोगों ने इस घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ पूजा पाठ या कुछ हवन करवाया था? और राहुल सच सच बताना, झूठ मत बोलना। और राहुल सच सच बताता है कि मम्मी मैंने कुछ नहीं करवाया। और तब वो कहती हैं कि मैं तुम्हें एक पंडित जी का नंबर दे रही हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगी, उनसे बात करके उन्हें सारी बातें बताना। जितनी बातें मैं उन्हें बता सकती हूँ मैं बताऊँगी। एंड रेस्ट यू हैव टू स्पीक टू हिम। खैर, मम्मी के बताए हुए समय पे राहुल पंडित जी को कॉल करता है। राहुल को उस कॉल से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मम्मी ने कहा था इसलिए फ़ोन करता है। सामने से मंत्रों की आवाज़ आती है और फिर धीरे से पंडित जी फ़ोन पे बात करते हैं। कहते, राहुल, मम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। देखो, जब तुम कमरे के अंदर घुसते हो तो क्या तुम्हारे बाएं तरफ एक खिड़की है ना? राहुल ये बात सुन के हैरान था। उस कमरे की फोटो, उस कमरे की नक्शा, उसकी बनावट ये राहुल ने कभी डिस्कस नहीं करी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राहुल ने कभी उस कमरे से अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल तक नहीं करा था।
तो पंडित जी उस घर की बनावट के बारे में कैसे जानते थे? राहुल कहता है कि हाँ पंडित जी, एक खिड़की है तो सही, और उसके पास जो अलमारी है ना बेटा, उस अलमारी में कुछ भी हो रहा हो, कभी उसे एक्नॉलेज मत करना। उसमें से कितनी भी आवाजें आ रही हों, कितना शोर हो रहा हो, कभी अलमारी खोल के मत देखना। और एक और बात, जब अलमारी शांत हो या अलमारी से आवाज आ भी रही हो, कभी बहुत देर तक अलमारी को घूर के मत देखना। ये बात सुनकर राहुल सन्न था। उस अलमारी की प्लेसमेंट क्या थी, घर में खिड़की थी या नहीं थी, और अलमारी की सारी बातें पंडित जी को कैसे पता थी। और अंत में पंडित जी कहते हैं कि देखो, उस खिड़की के बाहर रोज शाम को तुम एक दिया जलाओगे विदाउट फेल। और जाते जाते कहते हैं कि देखो बेटा, हर आवाज का पीछा करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ अपनी जगह शांत बैठे रहना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। बस एक बात याद रहे कि उस खिड़की के बाहर दिया जलाना कभी नहीं भूलना। राहुल ने एग्जैक्टली वही करा। वो लोग उसी समय जाकर एक दिया लेकर आए, उसके बाहर एक दिया जलाया और फॉइल से एक ऐसी चीज बना दी जिससे कभी वो दिया बुझ ना सके। एंड सरप्राइजिंगली उस दिया जलाने के बाद से उस घर के अंदर के हादसे एकदम से बंद हो गए, जैसे कोई चीज उस दिया जलने का ही इंतजार कर रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और अब तनु बहुत दिनों बाद मुंबई वापस आई अपना बचा कुचा सामान लेने के लिए। और न जाने क्यों उस दिन तनु और राहुल के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई। राहुल कहते हैं कि उन्हें याद भी नहीं वो बहस किस बात पे थी। बस इतना था कि राहुल और तनु इस झगड़े को सुलझाने के लिए अपने कमरे में गए, और थोड़ी देर बाद सुवेंदु भी कमरे के अंदर आ गया। तीनों ने बात सॉर्ट करी, अपनी अपनी दलीलें पेश करी, और उसके बाद ये लोग हंस के कहने लगे कि ठीक है यार, जो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, चलो बाहर चल के कुछ खाते पीते। सुवेंदु कमरे का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खुलता ही नहीं। ये दोनों और जोर लगा के दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजा अपनी जगह पे एकदम लॉक था। बहुत हैरानी की बात थी कि जो नॉर्मली दरवाजा बंद होता था, अब खुल ही नहीं रहा था। सुवेंदु, राहुल, तनु तीनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं, सारा जोर लगा लेते हैं, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। बाहर फोन करते हैं, फरहान, बाकी के दोस्त आते हैं, वो उधर से धक्का देते हैं, लेकिन दरवाजा वाज एब्सोल्युटली शट। उस रात तीनों लोग उस कमरे के अंदर बंद रहे। सवेरे एक कारपेंटर को बुलाया गया। कारपेंटर आके कुछ करता, दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है, मानो पूरी रात उस दरवाजे को कोई रोक कर बैठा हुआ हो, और सवेरे होते ही वो दरवाजा अपने आप आसानी से खुल जाता है। एंड दैट वाज द लास्ट थिंग, द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड इन दैट हाउस। कुछ वक्त बाद सुवेंदु बाल कटाने जाता है। पहली बार वो सोसाइटी के नीचे के बार्बर से बाल कटाता है, और बाल काटने वाला उससे पूछता है कि भैया आपको तो पहली बार देखा है, कहाँ रहते हैं? वो कहता है यहीं फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट पे। एकदम सन्नाटा छा जाता है। आप फर्स्ट फ्लोर वाले फ्लैट में रहते हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, उस फ्लैट में पता नहीं क्या है, कोई आदमी आता है, कुछ महीने रहता है, फिर चला जाता है। कुछ फैमिली आई इससे पहले रही और न जाने बिना कुछ बताए चली गई। तो सुवेंदु पूछता है कि दादा, आपको इस फ्लैट के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं पता, अब लोग तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो मैंने सुना है कि उस फ्लैट में कुछ तो अजीब है, लेकिन आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने तो कुछ नहीं महसूस करा होगा। सुवेंदु से कुछ नहीं पता था। कहता कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो कई महीनों से रह रहे हैं, 5 लोग रहते हैं, बट आपने क्या सुना है? नहीं, कुछ सुना तो नहीं है, बस यही है कि उस फ्लैट के अंदर शायद कोई साया है, जो साया किसी इंसान को वहां रहने ही नहीं देता। कुछ हुआ था क्या दादा यहाँ? नहीं दादा, ऐसा तो कुछ नहीं पता, पर हाँ इतना है कि जो भी यहाँ आता है कुछ ही पल में चला जाता है। और बस वो आखिरी बात थी जो इस फ्लैट के बारे में लोग जान पाए। सुवेंदु घर आता है, राहुल को बोलता है कि राहुल, अब हमारी नौकरियां बेहतर हो गई हैं, वी कैन अफोर्ड अ बेटर हाउस। कुछ ही हफ्तों के अंदर ये लोग उस घर को छोड़कर खाली कर देते हैं। उस घर की असलियत, उस घर के अंदर की मनहूसियत, उसकी अजीब चीजें क्या थी, ये आज तक नहीं पता कर पाए। लेकिन राहुल अपनी मेल में आखिरी एक बात बहुत साफ लिखते हैं। वो कहता है कि उन 5 में से किसी ने कभी किसी चीज को वहां देखा नहीं, किसी ने कोई चेहरा, कोई साया नहीं देखा, कभी किसी ने यह दावा नहीं किया कि उस फ्लैट में कुछ था। हर एक घटना को अलग अलग देखोगे तो शायद सब में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल जाए।
रिमोट हवा से घूम सकता है, बाथटब किसी प्रेशर की वजह से दब सकता है, वो आवाज़ें किसी लकड़ी की चीज़ों की वजह से आ सकती हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन था। लेकिन आज भी जब सारे दोस्त मिलकर बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि उस फ्लैट में आखिर क्या था, और उसका जवाब में सिर्फ खामोशी आती है। बट आई गेस दैट्स हाउ लाइफ इज। आपको हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, हर मिस्ट्री का सलूशन नहीं मिलता, और जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि हर आवाज को खोजना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुपचाप शांत बैठे रहना ही बेहतर होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियंस बताइए, मेरे बाकी के वीडियोस देखिए, और उनको देखने के बाद अगर आपको लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।